आकाश अपार्टमेंट्स की 18 मंजिला इमारत दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में खड़ी थी। इसकी चमक दमक के पीछे छुपे थे कई रहस्य, कई अनकही दास्तानें। इसी इमारत के 10वें माले पर रहती थी 22 साल की आयशा। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली आयशा अकेले ही इस शहर में रहती थी। उसके माता पिता उत्तराखंड में रहते थे। आयशा को लिफ्ट से चिढ़ थी, शायद इसलिए कि वह अक्सर खराब हो जाती थी। पर आज शाम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही लिफ्ट साबित होने वाली थी। शाम के 6:30 बजे थे। आयशा ऑफिस से लौटी और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसने बटन दबाया और लिफ्ट का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। आयशा ने उसे पहचान लिया, वही लड़का जो हमेशा उसे घूरता रहता था। लड़का करीब 24-25 साल का था, लंबा, गोरा और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए। आयशा ने कई बार उसे इमारत में देखा था, हमेशा अकेले, हमेशा उसे ही घूरते हुए। लिफ्ट आ गई। आयशा अंदर गई और 10वें माले का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, वह लड़का तेजी से अंदर आ गया। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा ने सिर हिलाया और कोने में सिमट गई। लिफ्ट चल पड़ी। 5, 6, 7। फिर अचानक एक झटके के साथ लिफ्ट रुक गई। लाइटें टिमटिमाई और बंद हो गई। पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। ओह माय गॉड, आयशा चिल्लाई। डरो मत, लड़के ने कहा, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आयशा ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा नाम कबीर है, लड़के ने कहा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह डरी हुई थी। अंधेरे में वह कबीर की सांसों की आवाज सुन सकती थी। तुम्हें पता है, कबीर ने कहा, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूं। तुम बहुत सुंदर हो। आयशा ने खुद को और सिकोड़ लिया। प्लीज मुझसे बात मत करो। क्यों? मैं तो बस दोस्त बनना चाहता हूं। आयशा ने लिफ्ट के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू की। कोई है? हमें बाहर निकालो। कबीर हंसा। कोई सुनने वाला नहीं है आयशा, पूरी इमारत खाली है। आज वीकेंड है। आयशा का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे अब समझ आ रहा था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कबीर ने जानबूझकर यह सब किया था। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम आयशा है? आयशा ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, कबीर ने कहा। तुम 10वें माले पर रहती हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हो। तुम्हारे माता पिता उत्तराखंड में रहते हैं। आयशा की सांसें तेज हो गईं। यह लड़का उस पर नजर रखे हुए था। उसे उसकी आदतों, उसके रूटीन की जानकारी थी। प्लीज मुझे जाने दो, आयशा ने गिड़गिड़ाया। पर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, कबीर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। आयशा ने लिफ्ट की दीवारों को टटोला, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बंद था। वह फंस चुकी थी। तुम्हारा फोन भी काम नहीं करेगा, कबीर ने कहा। मैंने सिग्नल जैमर लगा रखा है। आयशा ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। नो सर्विस। उसकी हालत बेहद खराब होती जा रही थी। लिफ्ट में हवा कम हो रही थी और गर्मी बढ़ती जा रही थी। हम यहां मर जाएंगे, आयशा ने कहा। नहीं, हम नहीं मरेंगे, कबीर ने कहा। बस थोड़ी देर की बात है। आयशा को लगा जैसे वह सपना देख रही हो। यह कैसे हो सकता है? एक सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत में उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? तभी अचानक कबीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। आयशा चीखी, दूर रहो, मदद, कोई है? चिल्लाना बंद करो, कबीर ने गुस्से में कहा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आयशा ने खुद को लिफ्ट के कोने में दबा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? आयशा ने रोते हुए पूछा। क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करती हो, कबीर ने कहा। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मुझसे आंखें चुरा लेती हो। मैं तुम्हें जानती ही नहीं, आयशा ने कहा। पर अब जान जाओगी, कबीर ने कहा और फिर से आगे बढ़ा। आयशा ने अपने बैग से चाबी निकाली और उसे हथियार की तरह पकड़ लिया। पीछे हटो, कबीर हंसा। तुम क्या कर लोगी? लिफ्ट में तापमान और बढ़ रहा था। आयशा को पसीना आ रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगी। प्लीज हमें बाहर निकालो, आयशा ने गिड़गिड़ाया। तुम एक बात मानो तो मैं बाहर निकाल दूं, कबीर ने कहा। क्या बात? आयशा ने पूछा। तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? आयशा को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। यह लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, मैं मानती हूं,
आयशा ने कहा, पहले हमें बाहर निकालो। कबीर ने जब आयशा को होश आया तो वह अपने ही बेडरूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। कबीर कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। आखिर तुम होश में आ गई, कबीर ने कहा। मैं तो सोच रहा था कि तुम कब तक बेहोश रहोगी। आयशा की आंखों में डर और गुस्सा था। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन टेप के कारण सिर्फ धीमी आवाजें निकल रही थीं। डरो मत, कबीर ने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। उसने आयशा के मुंह से टेप हटाया। आयशा ने तुरंत चीख मारी, मदद, कोई है? कबीर हंसा। चिल्लाती रहो, इस फ्लैट की आवाज बाहर नहीं जाती। मैंने साउंड प्रूफिंग करवाई है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्या चाहते हो? बस तुम्हारा प्यार, कबीर ने कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं आयशा। पिछले 6 महीने से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी हर आदत, तुम्हारा हर शौक मुझे पता है। यह प्यार नहीं, पागलपन है, आयशा ने रोते हुए कहा। नहीं, यह सच्चा प्यार है, कबीर ने जोर देकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आयशा ने अपने बंधन तोड़ने की कोशिश की लेकिन रस्सियां बहुत टाइट थीं। उसने कबीर से विनती की, कबीर प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कबीर ने कहा, बस तुम चाहिए। कबीर ने अपनी जेब से आयशा का फोन निकाला। तुम्हारी सहेली नेहा का कॉल आया था। मैंने उसे बताया कि तुम ठीक हो। तुमने क्या बताया? आयशा ने डरते हुए पूछा। कि तुम बीमार हो और कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रही हो, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की उम्मीदें टूट गईं। अब कोई उसे ढूंढने भी नहीं आएगा। कबीर ने सब कुछ प्लान कर लिया था। तुम मुझे कब तक रोक कर रखोगे? आयशा ने पूछा। जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगोगी, कबीर ने कहा। यह कभी नहीं होगा, आयशा ने कहा। होगा, कबीर ने आश्वस्त होकर कहा। मैं तुम्हें अपना प्यार साबित करूंगा। कबीर ने आयशा के बंधन खोले और उसे बाथरूम जाने की इजाजत दी। भागने की कोशिश मत करना, मैं हर जगह ताला लगा सकता हूं। आयशा ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। वह 10वीं मंजिल पर थी। भागना नामुमकिन था। उसने अपना चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो कबीर ने खाने की मेज सजा रखी थी। मोमबत्तियां जल रही थीं और उसके पसंदीदा व्यंजन मेज पर रखे थे। बैठो, कबीर ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। मैं भूखी नहीं हूं, आयशा ने कहा। तुम्हें खाना होगा, कबीर ने गंभीर होकर कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। आयशा ने मेज पर बैठकर थोड़ा खाना खाया। उसने सोचा कि अगर उसकी ताकत बनी रही तो शायद कोई रास्ता निकाल सके। खाने के बाद कबीर ने आयशा से बातचीत शुरू की। तुम्हें पता है, मैं एक अमीर परिवार से हूं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, कार, लेकिन तुम्हारे बिना सब बेकार है। तुम किसी और को ढूंढ सकते हो, आयशा ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, कबीर ने जोर देकर कहा। रात हो गई थी। कबीर ने आयशा को बेडरूम में बंद कर दिया और खुद लिविंग रूम में सो गया। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें चमक रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह यहां फंसी हुई है। उसने कमरे में कोई ऐसी चीज ढूंढनी शुरू की जिससे वह भाग सके। तभी उसकी नजर एक पुराने लैंडलाइन फोन पर पड़ी जो अलमारी के पीछे था। शायद कबीर को उसके बारे में पता नहीं था। आयशा ने धीरे से फोन उठाया। लाइन कटी हुई थी। कबीर ने सभी फोन लाइंस डिस्कनेक्ट कर दी थीं। अगली सुबह कबीर ने आयशा को नाश्ता दिया। आज हम साथ में टीवी देखेंगे। तुम्हारी पसंद की फिल्में डाउनलोड की हैं। मुझे जाने दो कबीर, आयशा ने गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हारे लिए पुलिस से बात नहीं करूंगी। मुझे पुलिस से डर नहीं है, कबीर ने कहा। मेरे पापा बड़े अफसर हैं, वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आयशा की उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। कबीर न सिर्फ पागल था बल्कि उसे अपनी हैसियत का घमंड भी था। दोपहर को कबीर को एक फोन आया। वह बात करने बालकनी में चला गया। आयशा ने यह मौका देखा और जल्दी से लिविंग रूम की एक मेज के दराज में छिपे हुए पेंचकस को उठा लिया। शायद यह किसी काम आए। जब कबीर वापस आया तो वह गुस्से में था। तुम्हारी कंपनी वालों ने फोन किया है। तुम 3 दिन से ऑफिस नहीं आई हो। उन्हें क्या बताया? आयशा ने पूछा। कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कबीर ने कहा। लेकिन अब वे शक कर रहे हैं। आयशा के मन में एक उम्मीद जगी।
शायद उसके ऑफिस वाले कुछ शक कर रहे थे। कबीर, यह सब रोक दो। आयशा ने पेंचकस से खिड़की की ग्रिल के पेंच ढीले करने शुरू किए। हर आवाज पर उसका दिल धड़कता, कहीं कबीर जाग न जाए। घंटों की मेहनत के बाद एक ग्रिल का कोना इतना ढीला हो गया कि वह हट सके, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वह 10वीं मंजिल पर थी। यहां से कूदना मौत को दावत देना था। उसने हार मान ली और रोते हुए बिस्तर पर बैठ गई। सुबह कबीर ने दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग प्रिय, आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। आयशा ने देखा कि कबीर के हाथ में एक नई चेन थी। यह क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, कबीर ने कहा और उसने आयशा के पैर में वह चेन बांध दी। दूसरा सिरा दीवार से जुड़ा हुआ था। तुम मुझे जानवर समझते हो? आयशा ने गुस्से में कहा। नहीं, बस सावधानी के तौर पर, कबीर ने कहा, जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। उस दिन शॉपिंग मॉल में आयशा ने एक सुरक्षा गार्ड की ओर देखा और मदद के लिए आंखें बोली। गार्ड ने उसे देखा, लेकिन कबीर ने तुरंत आयशा का हाथ पकड़ लिया और उसे दूसरी दिशा में खींच लिया। समझदार बनो, कबीर ने फुसफुसाया। तुम्हारे माता पिता का फोन नंबर मेरे पास है। आयशा ने हार मान ली। वह जानती थी कबीर वाकई उसके माता पिता को नुकसान पहुंचा सकता था। मॉल से वापस आते समय आयशा ने एक परिचित चेहरा देखा। उसकी सहेली नेहा। नेहा उनकी ओर आ रही थी। आयशा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। कुछ नहीं, आयशा ने कहा, बस जल्दी से घर चलो। लेकिन नेहा ने उन्हें पहचान लिया। आयशा, तुम यहां हो? मैं तो सोच रही थी तुम गांव गई हुई हो। कबीर ने तुरंत स्थिति संभाली। हां, कल ही लौटी है। बीमारी ठीक हो गई? नेहा ने आयशा के चेहरे की ओर देखा। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा है। हां हां, आयशा ने जल्दी से कहा, बस थोड़ी कमजोरी है। नेहा ने शक भरी नजरों से कबीर को देखा। यह कौन है? मेरा दोस्त, आयशा ने कहा। बॉयफ्रेंड? कबीर ने सही किया। नेहा ने आयशा की आंखों में डर देखा। वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। चलो हम कॉफी पीते हैं, नेहा ने कहा। नहीं, हमें जल्दी है, कबीर ने कना कर दिया और आयशा को खींचते हुए आगे बढ़ गया। नेहा ने उनके पीछे जाते हुए देखा। उसे यकीन हो गया था कि आयशा मुसीबत में है। कार में बैठकर कबीर गुस्से में था। तुम्हारी दोस्त ने शक कर लिया है, अब हमें सावधान रहना होगा। घर पहुंचकर कबीर ने आयशा को कमरे में बंद कर दिया। अब तुम बाहर नहीं जा सकती जब तक यह शांत नहीं हो जाता। आयशा ने सोचा नेहा ने शक कर लिया था, शायद अब कोई मदद आएगी। लेकिन कबीर ने उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दिए और पर्दे गिरा दिए। उस रात आयशा ने सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वह खिड़की की ओर दौड़ी और नीचे देखा। नेहा और 2 पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन कबीर ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने आयशा को बाथरूम में बंद कर दिया और खुद दरवाजा खोला। हमें आयशा से मिलना है, नेहा ने कहा। वह सो रही है, कबीर ने कहा। वह बीमार है, पुलिस वाले ने कहा। हमें उसे देखना है सर। कबीर ने उन्हें अंदर आने दिया। जब वे बेडरूम में गए तो आयशा वहां नहीं थी। कबीर ने सब कुछ साफ कर दिया था। शायद वह किसी दोस्त के घर गई है, कबीर ने कहा। नेहा और पुलिस वाले चले गए। आयशा ने बाथरूम में दस्तक दी, लेकिन कबीर ने उसे नहीं खोला। तुम देख सकती हो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कबीर ने दरवाजे के बाहर से कहा। अगले कुछ दिन आयशा के लिए नर्क बन गए। कबीर ने उसे बाथरूम में ही बंद कर दिया, खाना स्लिप करके देता और बातचीत तक बंद कर दी। आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाथरूम के वेंटिलेशन की जांच की। शायद वहां से निकलने का रास्ता हो, लेकिन वह बहुत छोटा था। एक रात आयशा ने सुना कि कबीर फोन पर बात कर रहा है। हाँ पापा, सब ठीक है। नहीं, कोई शक नहीं किया। हाँ, मैंने सब साफ कर दिया। आयशा को समझ आया कि कबीर के पिता उसकी मदद कर रहे थे। यह और भी डरावना था। अगली सुबह कबीर ने आयशा को बाहर निकाला। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लिविंग रूम में एक पादरी खड़ा था। आज हम तुम्हारी शादी करेंगे, कबीर ने कहा। आयशा का खून सूख गया। शादी? तुम पागल हो गए हो? नहीं, बस तुम्हारे साथ हमेशा के लिए बंधना चाहता हूं, कबीर ने कहा। पादरी ने कहा, क्या तुम शादी के लिए राजी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आयशा चिल्लाई। कबीर ने पादरी को इशारा किया और वह चला गया। ठीक है, हम बाद में करेंगे, जब तुम तैयार हो जाओगी।
उस दिन आयशा ने फैसला किया कि अब वह और नहीं सह सकती। उसे भागना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को जब कबीर सो रहा था, आयशा ने अपनी चेन तोड़ने की कोशिश की। उसने पेंचकस से लोहे के कमजो। आयशा ने ध्यान से सुना। खिड़की के बाहर से कोई आवाज आ रही थी। वह खिड़की के पास गई और पर्दा हटाकर देखा। नीचे सड़क पर नेहा और 3 पुलिस वाले खड़े थे। नेहा ने संकेत किया कि वे अंदर आ रहे हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मदद आ गई थी। लेकिन तभी उसे कबीर के पास पिस्तौल का ध्यान आया। उसने जल्दी से एक कागज का टुकड़ा लिया और लिपस्टिक से लिखा, उसके पास पिस्तौल है, सावधान। उसने कागज का टुकड़ा खिड़की से नीचे फेंक दिया। नेहा ने उसे उठाया और पुलिस को दिखाया। पुलिस ने तुरंत बैकअप के लिए कॉल किया। कबीर को शक हुआ। वह आयशा के कमरे में आया। क्या हो रहा है यहां? कुछ नहीं, आयशा ने कहा, बस ताजी हवा के लिए खिड़की खोली थी। कबीर ने खिड़की से झांका और पुलिस को देखा। तुमने मुझे धोखा दिया, वह चिल्लाया। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे लिविंग रूम में खींच लिया। अगर वे मुझे लेने आए तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बाहर इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा ने ऑपरेशन की कमान संभाली। हमें सावधान रहना होगा। अपहरणकर्ता के पास हथियार है और बंधक भी, नेहा ने बताया। सर, आयशा ने इस कागज पर लिखा है। इंस्पेक्टर ने रणनीति बनाई। एक टीम मुख्य दरवाजे से, दूसरी टीम बैक अपार्टमेंट से और तीसरी टीम रूफटॉप से अंदर जाएगी। अंदर कबीर ने आयशा को सोफे पर बैठा दिया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। कबीर, यह गलत है, आयशा ने समझाने की कोशिश की। तुम मुझे प्यार करते हो, यह मैं समझ सकती हूं, लेकिन यह तरीका गलत है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, कबीर ने कहा। हर बार जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता, तुम मुझे इग्नोर कर देती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पुलिस, दरवाजा खोलो। कबीर ने आयशा को और पकड़ लिया। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं गोली चला दूंगा। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राजीव अंदर आए। कबीर, तुम्हें आयशा को छोड़ना होगा। नहीं, कबीर चिल्लाया, वह मेरी है, यह तुम्हारी बीवी नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। तुमने उसे बंदी बना रखा है। कबीर ने पिस्तौल आयशा के सिर पर रख दी। अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं गोली चला दूंगा। आयशा की सांसें थम गईं। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। वे संकेत दे रहे थे कि वह नीचे झुक जाए। आयशा ने अचानक अपना सिर नीचे झुकाया और कबीर के पैर पर जोर से किक मारी। कबीर चिल्लाया और पिस्तौल छूट गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत कूदकर कबीर को पकड़ लिया। तुम ठीक हो? इंस्पेक्टर ने आयशा से पूछा। आयशा सिर्फ सिर हिला सकी। वह कांप रही थी। नेहा अंदर आई और उसे गले लगा लिया। कबीर को हथकड़ी लगा दी गई। जब वे उसे बाहर ले जा रहे थे, वह चिल्ला रहा था, आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी हो। आयशा ने उसे आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में पागलपन था, प्यार नहीं। पुलिस स्टेशन में आयशा ने अपना बयान दर्ज कराया। पता चला कि कबीर एक अमीर परिवार से था और उसके पिता एक बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कबीर के अपराधों को छुपाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर राजीव ने बताया, कबीर का इलाज चल रहा था। वह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित था, लेकिन उसने इलाज बीच में ही छोड़ दिया। आयशा के माता पिता को खबर मिली और वे तुरंत दिल्ली आ गए। उनकी मुलाकात रोते रोते हुई। मां, मैं डर गई थी, आयशा ने कहा। सब ठीक हो गया बेटा, उसकी मां ने कहा। लेकिन आयशा के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। वह डिप्रेशन में चली गई। रातों को बुरे सपने आते, अकेले में डर लगता। उसे काउंसलिंग की जरूरत थी। कबीर के केस की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में आयशा ने अपनी गवाही दी। कबीर ने उसे देखा। अब उसकी आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि पछतावा था। जज ने फैसला सुनाया, कबीर को मानसिक उपचार के लिए मनोरोग अस्पताल भेजा जाएगा। उसके पिता पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का मुकदमा चलेगा। आयशा को न्याय मिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। उसने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया और नई जगह शिफ्ट हो गई। नौकरी भी बदल दी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी सतर्कता। 1 साल बाद आयशा ने सुरक्षा संगठन शुरू किया। एक ऐसा संगठन जो महिलाओं को सुरक्षा के गुण सिखाता था। उसने सेल्फ डिफेंस क्लासेस शुरू की और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
नेहा उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बनी। इंस्पेक्टर राजीव भी उनके संगठन से जुड़ गए और सुरक्षा सेमिनारों में बोलने लगे। एक दिन आयशा को कबीर के डॉक्टर का फोन आया। कबीर का इलाज सफल रहा है, वह आपसे माफी मांगना चाहता है। आयशा ने मिलने की इजाजत दी। मनोरोग अस्पताल में कबीर बदला हुआ था। उसकी आंखों में शांति थी। माफ करना आयशा, उसने कहा, मैं